पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 के पार्ट 4 में ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी शैक्षिक उद्देश्यों ब्लूम वर्गीकरण। ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम सन 1948 में अमेरिका के बोस्टन शहर में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित कॉलेज शिक्षकों के एक सम्मेलन में किया गया था। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक के व्यवहार में शिक्षा के द्वारा परमानेंट यानी कि स्थायी परिवर्तन लाना। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शिक्षा के उद्देश्यों के प्रकार। नंबर 1 अनुदेशात्मक उद्देश्य। नंबर 2 सामान्य उद्देश्य। अनुदेशात्मक उद्देश्य इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है, हर बच्चे को उसके हिसाब से प्राप्त होती है। सामान्य उद्देश्य ये उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते बल्कि किसी विषय को पहली कक्षा से शुरू करके विश्वविद्यालय तक पढ़ते रहने से प्राप्त होते हैं। Why this classification was named as taxonomy? उद्देश्यों के वर्गीकरण का नाम टैक्सोनॉमी क्यों रखा गया? शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो टैक्सोनॉमी का अर्थ है वनस्पतियों या जंतुओं को वर्गों में विभाजित करने का सिद्धांत। इस आधार पर इसका टैक्सोनॉमी नाम भ्रम उत्पन्न करता है, किंतु कुछ विद्वान ने इस अर्थ को व्यापक रूप से वर्गीकरण का आधार मानकर इसे शैक्षिक अथवा शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त कर लिया है। जिस प्रकार जीव जंतुओं और वनस्पतियों का उनकी संरचना संबंधों शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वर्गों संघों परिवारों तथा प्रजाति आदि में वर्गीकरण कर दिया जाता है, उसी प्रकार शिक्षण उद्देश्यों का भी 3 वर्गों में वर्गीकरण कर दिया गया, इसलिए इसे टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम का वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी का अर्थ है क्लासिफिकेशन यानी कि कैटेगरी में विभाजित करना। क्या आपको पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी के कितने प्रकार के उद्देश्य हैं? ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक उद्देश्य। नंबर 2 भावनात्मक उद्देश्य। नंबर 3 मनोगामक या क्रियात्मक उद्देश्य। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर और कोनेटिव, जिसे हम कैप वर्ड से मेमोराइज रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कोग्निटिव डोमेन का संबंध मस्तिष्क से होता है, अफेक्टिव डोमेन का संबंध हृदय से होता है और साथ ही साइकोमोटर और कोनेटिव डोमेन का संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है, जिसे हम 3H फॉर्मूला से भी याद रख सकते हैं, हेड, हार्ट, हैंड। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र में केवल उन शैक्षिक उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया जिनका संबंध ज्ञान, पहचान और प्रत्यास्मरण के साथ है। ज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध हेड यानी कि मस्तिष्क से होता है, इसलिए हम इसे थिंकिंग एस्पेक्ट यानी कि सोच पक्ष से भी जान सकते हैं। अफेक्टिव डोमेन भावात्मक क्षेत्र। इस क्षेत्र में उन उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है जो रुचियों, दृष्टिकोण तथा मूल्यों के साथ संबंधित है। यह आंतरिक भागों एवं संवेगों से संबंधित होता है। फीलिंग एस्पेक्ट यानी व्यवहारात्मक पक्ष भावात्मक क्षेत्र का ही रूप है, जो कि हमारे इमोशंस से संबंधित होता है। साइकोमोटर डोमेन यानी क्रियात्मक क्षेत्र। इस क्षेत्र में शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण व कौशलों को सम्मिलित किया जाता है। इन कौशलों के विकास के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। डूइंग एस्पेक्ट करना पक्ष क्रियात्मक क्षेत्र का ही रूप है। टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन द कॉग्निटिव डोमेन्स यानी ज्ञानात्मक क्षेत्र के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। नंबर 1 ज्ञान। इसके अंतर्गत छात्रों के पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों, पदों, विभिन्न वर्गों, प्रचलनों, कसौटियों, सामान्यकरण व संरचनाओं का प्रत्यास्मरण तथा किए जाने का प्रयत्न किया जाता है। नंबर 2 बोध। ज्ञान के बिना बोध नहीं होता। ज्ञान वर्ग के अंतर्गत जिन भी तथ्यों, पदों, परंपराओं, वर्गों तथा प्रनियमों इत्यादि जिसके द्वारा छात्र उस ज्ञान को अपने शब्दों में व्यक्त कर सके, इसलिए इस वर्ग हेतु ज्ञान अत्यधिक आवश्यक आधार है। नंबर 3 प्रयोग। छात्र उचित तरीके से योग्यता अनुसार व्यक्तिगत परिस्थितियों के अंतर्गत उस ज्ञान का उपयोग कर सके। इस वर्ग के आधार पर ही ज्ञान व बोध आते हैं। नंबर 4
विश्लेषण। इस वर्ग के अंतर्गत छात्रों द्वारा तथ्यों, नियमों तथा विभिन्न सिद्धांतों इत्यादि का विश्लेषण, उनके संबंधी विश्लेषण और उनका व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण किया जाना होता है। नंबर 5, संश्लेषण। उपरोक्त तथ्यों को प्राप्त किए जाने के पश्चात सीखी गई पाठ्य वस्तु के विभिन्न तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों इत्यादि के तत्वों को एक नए रूप में स्थित करने के बाद एक नया अनोखा संप्रेषण योजना अथवा प्रारूप तैयार किया जाता है। नंबर 6, मूल्यांकन। किसी भी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था मूल्यांकन पर ही निहित होती है। इसके द्वारा छात्र यह निर्णय लेने में समर्थ हो पाता है कि जो भी उसने अधिगम यानी लर्निंग किया है वह मूल्य की दृष्टि से उपयोगी है या अनुपयोगी है। कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक क्षेत्र के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण सन 1956 में लोअर से हायर कॉम्प्लेक्सिटी और हुआ, जिसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन में वर्गीकृत किया गया। सन 2001 में वापस से इसको रिक्रिएट किया गया, जिसमें इसका नया वर्जन दिया गया। सृजन करना, विश्लेषण, मूल्यांकन करना, प्रयोग, समझना, याद रखना, जिसमें 1956 में आए हुए वर्गीकरण में एवोल्यूशन को 2001 के एवोल्यूएट तथा सिंथेसिस को क्रिएट से बदल दिया गया। इस प्रकार 2001 में इसका नया वर्जन दिया। अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन द साइकोमोटर डोमेन, यानी मनोशारीरिक क्रियात्मक क्षेत्र के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसे सर डेव ने 1975 में वर्गीकृत किया। नंबर 1, सहज क्रियात्मक अंग संचालन। इसमें किसी भी वस्तु के संपर्क में आते ही स्वयं ही संचालित होने लगते हैं। यह मुख्य रूप से स्नायु तंत्र अथवा मस्तिष्क द्वारा संचालित होते हैं। इसलिए इस तरह की क्रियाएं जन्म से मृत्यु तक निरंतर संचालित होती रहती हैं, जैसे कि हमारे सांस लेने की प्रक्रिया और मस्तिष्क के द्वारा होने वाली प्रक्रिया। नंबर 2, आधारभूत अंग संचालन। इस तरह की क्रियाओं का प्रशिक्षण मनुष्यों के भावी जीवन को सुदृढ़ व सशक्त बनाने के लिए आवश्यक होता है। बालकों के अंतर्गत ये क्रियाएं स्वाभाविक विकसित होने लगती हैं। बच्चों द्वारा आदेश मिलते ही अंग संचालन होने लगता है, परंतु उनके द्वारा ये क्रियाएं देर तक नियंत्रित नहीं की जा सकती। नंबर 3, शारीरिक योग्यताएं। अंग संचालन में शारीरिक योग्यता अथवा सहयोग प्राप्त होता है, इसलिए अंग संचालन संबंधित क्रियाओं के अंतर्गत परिपक्वता लाए जाने के लिए बालक की शक्ति व सामर्थ्य को विकसित किए जाने का प्रयत्न करना ही इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य है। शक्ति व सामर्थ्य द्वारा ही बालक जीवन की कठिनाइयों का सामना करके वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। नंबर 4, प्रत्यक्षीकरण संबंधी विभिन्न योग्यताएं बच्चों की कामेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों के निरंतर सामंजस्य पर निर्भर करती है। इन विभिन्न कौशलों के सहयोग से बालक वातावरण में फैले उद्दीपन पहचान व समझकर समायोजन करने में सफलता प्राप्त करता है। इन्हीं योग्यताओं के सहयोग से उच्च कोटि की पेशीय क्रियाएं विकसित करता है। नंबर 5, कौशल युक्त अंग संचालन। यह क्रियाएं पहले चारों वर्गों में अर्जित योग्यताओं व क्रियाओं के आधार पर विकसित होती हैं। इन सबके लिए बालकों को पूर्ण प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। पहले बालकों द्वारा इन क्रियाओं को सीखा जाता है तथा फिर वह इन कौशलों में पूर्ण प्रदर्शन को संभव कर पाता है। भावनात्मक क्षेत्र के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन द अफेक्टिव डोमेन। नंबर 1, आग्रहण व ध्यान देना। इस वर्ग के अंतर्गत शिक्षक का कार्य छात्रों को प्रस्तुत विषय वस्तु की पर्याप्त जानकारी देना व उन्हें इस तरह आकर्षित किया जाना तथा छात्रों के अंतर्गत मानवीय मूल्यों को भली प्रकार ग्रहण किए जाने की पर्याप्त इच्छा जागृत करना है, ताकि बालकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। नंबर 2, अनुक्रिया। भावात्मक विकास का द्वितीय स्तर छात्रों की उचित अनुक्रिया होती है। छात्रों को हमेशा अनुक्रिया हेतु तैयार किया जाना चाहिए, जिससे वह अनुक्रिया में समर्थ हो पाए तथा पर्याप्त संतुष्टि अनुभव करें। इसके लिए निरंतर प्रयत्न किए जाने चाहिए, जिसमें छात्रों द्वारा आत्मविश्वास और उसके द्वारा प्राप्त संतुष्टि को विकसित किए जाने में सहयोग करता है। नंबर 3,
आकलन अपने दोनों वर्गों की क्रियाओं व उनके परिणामों पर इस वर्ग की क्रियाएं आधारित होती हैं। जब किसी छात्र द्वारा किसी वस्तु अथवा विचार के प्रति पर्याप्त रूप से आकर्षित होकर उनके लिए अपनी अनुक्रिया प्रकट की जाती है तथा यह उतनी ही मूल्यवान होती है जितना कि वह अपने प्रयोजनों की पूर्ति का साधन समझता है। यहाँ उस वस्तु अथवा विचार का सामाजिक मूल्य भी आंका जाता है जिसे हम आकलन कहते हैं। नंबर 4, संगठन। उपरोक्त संपूर्ण क्रियाओं के पश्चात व्यवस्थापन व संगठन करना होता है, जिसके लिए शिक्षक को विभिन्न मूल्यों के व्यक्तिगत व सामाजिक हित चिंतन को अच्छी तरीके ध्यान में रखकर उचित समन्वय किया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत हित चिंतन होते हुए भी सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति हो सके। इन मूल्यों से आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से समझकर उनके इस तरह की प्रणाली के अंतर्गत गठित किया जाना चाहिए जिसके द्वारा छात्र में एक सशक्त चरित्र उभर कर सामने आ सके। इस तरह के स्तर की प्राप्ति इस वर्ग के पहले 3 वर्गों के उद्देश्यों को प्राप्त होने के पश्चात ही हो सकती है। नंबर 5, मूल्यों का चरित्रीकरण का विशेषीकरण। चारों वर्गों के उद्देश्यों को प्राप्त करके इस स्तर पर पहुंचा जाता है। यहाँ तक आने के बाद छात्रों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक मूल्यों के समन्वय द्वारा उत्पन्न जिस मूल्य प्रणाली या चरित्र की भूमिका बन चुकी होती है, इसके द्वारा उनको विशेष व स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है। इसी के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान की जाती है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।